बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और टेलीफोन लाइन में मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, वज़ारत आला पंजाब की जो कुर्सी है वो एक बार फिर खतरे में पड़ चुकी है। हमजा शहबाज के सर पर गहरे बादल मंडला रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जो केस की समाअत हुई, उस केस की समाअत के दौरान एंड पे जो फैसला सुनाया गया है, मुख्तसर फैसला, उसके मुताबिक जो है हमजा शहबाज शरीफ जो है वो अबूरी वज़ीर आला के तौर पे काम करते रहेंगे। वज़ीर आला के जो इख्तियारात हैं वो उन्हें मुंतकिल नहीं किए गए। जो बड़ा कोई फैसला है वो नहीं कर सकते। तब तक ये नहीं कर सकते जब तक ये समाअत मुकम्मल नहीं हो जाती। पीर को दोबारा समाअत होगी और जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता, उनका जो स्टेटस है वो 1 जुलाई वाला ही बहाल किया गया है। और ये बात कही गई है कि रिमार्क्स के दौरान ये बात की गई है कि बादियुन नज़र में जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी वो गैर आइनी करार दी जाती है। और इसके साथ साथ ये भी बात की गई है, सवाल ये पूछा गया है डिप्टी स्पीकर के वकील से कि डिप्टी स्पीकर ने क्या सोच के ये वोट जो है वो शुमार नहीं किए। तो उनका ये कहना था कि डिप्टी स्पीकर ने ये समझा था कि जो पार्टी लीडर होता है वही पार्लिमानी लीडर होता है। उनका ये कहना था कि पार्लिमानी लीडर का फैसला या पार्टी लीडर का फैसला एक ही होता है, तो वो समझने में गलती कर गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ये समझ के आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया। अब इस पे बज़ाहिर ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कुछ एज मिलेगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो खुशी के शादियाने बजा रही थी वो आने वाले दिनों के अंदर उन्हें अपनी हिकमत अमली को फिर से डिज़ाइन करना होगा। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं आज की जो समाअत हुई, समाअत के बाद जो फैसला शॉर्ट ऑर्डर जा गया, कल का दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भंगड़े भी डाले, कंधों पे भी उठा लिया गया हमजा शहबाज शरीफ साहब को और खुशी के शादियाने बजाए गए। आज के दिन इदारे को प्रेशर में लाने की कोशिश की जा रही है। सियासी मंजरनामा क्या देख रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए, अक्सर औकात ऐसा होता है कि मुस्लिम लीग नून के बहुत से मामलात अगर देखें ऐसे होते हैं कि वो कई फैसलों पे अमल दरामद से पहले ही और फैसलों का फाइनल रिजल्ट आने से पहले ही खुशियां मनानी शुरू कर देते हैं, मिठाइयां बांटनी शुरू कर देते हैं, भंगड़े डालने शुरू कर देते हैं और समझते हैं कि ये फैसले उनके हक में हुए हैं। और उसके बाद अचानक जब कुछ असल हक़ाइक़ सामने आते तो ये सारा फिर ये चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं उन अदारों पे जो इनके हक में फैसला नहीं करते, जो मेरिट पे फैसला करते हैं। आप याद करें, कल हम प्रोग्राम में जब डिस्कस कर रहे थे तो आपने कहा कि ये रूलिंग जो है डिप्टी स्पीकर के मुताबिक ये बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कल भी आपको रूलिंग पढ़ा दी थी कि ये देखें, ये फैसला है, ये रूलिंग है, ये डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का और ये गलत किया है। देखें, ये पता था सबको। यासर, मैं अब आपको असल हकाइक की तरफ लेकर जाता हूँ। मामला ये था कि कल जिस वक्त ये इजलास शुरू नहीं हो रहा था, 2 घंटे से ज्यादा टाइम इजलास लेट होता है, तो उसकी वजूहत ये थी कि ये मनाने की कोशिश कर रहे थे, ये डिप्टी स्पीकर को समझाने की कोशिश कर रहे थे और उसे डिप्टी स्पीकर को उन्होंने ये कहा कि जनाब ये रूलिंग, उसे एक सबक पढ़ाया गया, उससे एक कहानी सुनाई गई, उसे इनके 3 वुकरा थे जिन्होंने कहा नहीं आपको कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ये ठीक है, इस तरह करना है। जबकि उससे पहले डिप्टी स्पीकर को तहरीक इंसाफ के भी लोग मिले थे और उन्होंने उन्हें कहा था कि आपने मेरिट पे फैसला करना है, क्योंकि पता चल चुका था लेटर का और उन्होंने अपना लेटर उसको भी दिया हुआ था और सेक्रेटरी असेंबली को भी दिए हुए थे जो पार्लियामेंट लीडर का लेटर था। तो आपको मैं ये खबर दे रहा हूँ और ये उस वक्त डिप्टी स्पीकर ने जो तहरीक इंसाफ दावा करती है कि उसने कुरान पे लफ्ज दिया 5 अफराद की मौजूदगी में कि मैं मेरिट पे काम करूंगा, लेकिन उसके बाद मेरिट पे काम ना हुआ। उसने वही चीज बयान की जो उसे कहा गया था और जिसने कहा था उसका नाम भी हमारे पास मौजूद है। वक्त आने पर वो भी चीजें सामने आ जाएंगी। बल्कि मैं मज़े वाली बात बताऊं कि हो सकता है चौधरी परवेज़ इलाही साहब कल या परसों या 2 दिन में वो वीडियो भी सामने ले आए हैं जिस वीडियो में लोग कुछ 3 अफराद जो हैं वो डिप्टी स्पीकर के कमरे में जाते हैं जिनका तल्लक नहीं है पंजाब असेंबली से। ये बहुत सी चीजें जो आने वाले दिनों में सामने नहीं, अभी तक उसको खुफिया रखने के पीछे मंतक क्या है? अगर आपको ये लगता था, अगर ऑपोजिशन को ये लग रहा था कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर हमारे साथ कोई गलत इकदाम उठाया जा सकता है, तो बर वक्त वो मंजर आम पे ना लाने के पीछे उनकी मंतक क्या है? देखिए, वो तो जो बता सकते हैं कि उनकी मंतक क्या है, लेकिन मैंने जब उनसे ये बात पूछी तो उनके वक्त आने पे हर चीज सामने आ जाएगी। देखिए, अभी तो केस बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर केस है। आज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग, सुप्रीम कोर्ट के बयान, सुप्रीम कोर्ट जजेस ने जो कहा है और उसके बाद ये सारी चीजों के बाद तो बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब तो इनके बयान जमा होने हैं
एक जिरा होनी है और उसके बाद मेरा ख्याल है पीर वाले दिन फैसला आ जाएगा और पीर से मंगल हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होता। ये सारी चीजें जो है ये इन्होंने, मैंने पूछा कि ये चीजें सामने क्यों नहीं ला रहे, तो उन्होंने कहा वक्त आने पे हर चीज सामने ले आएंगे, जिस चीज का जो वक्त होगा उसी के मुताबिक लाएंगे। अगर किसी को किसी जगह से वो इंसाफ नहीं मिलता जो उसका हक बनता है तो फिर वो सेकंड ऑप्शन हर बंदा इस्तेमाल करता है। देखिए एक चीज तो बड़ी क्लियर हो गई है, बहुत क्लियर हो गई है कि आज सुबह फैसले से हेयरिंग से पहले आपने गौर नहीं किया कि अताअत तारड़ साहब जो है उनका बयान क्या था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या थी, हुक्मरान इत्तेहाद का लामिया क्या था, मरियम साहिबा ने जो ट्वीट किया है क्या वो ट्वीट या तौहीन अदालत के जुमरे में नहीं आता, क्या वो ट्वीट जो है वो धमकी नहीं है, क्या ये बाकी चीजें जो है धमकी के जुमरे में नहीं आती, सारा कुछ है। क्योंकि अब उन्हें इल्म हो गया है कि पंजाब की वजारत आला उनके पास नहीं रहती। उसकी दो में एक और टेक्निकल वजूहत है, अपने प्रोग्राम में हम ब्रेक कर दें। क्या सब देखें, एक रूलिंग जो डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने दी, उस रूलिंग में आप आर्टिकल 5 भी इस्तेमाल हुआ, सारा कुछ हुआ। उस रूलिंग का और इस रूलिंग का फर्क तो बहुत है। उस रूलिंग को अगर आप कालअदम करार दे रहे हैं और उसके बाद उस रूलिंग का कालअदम करार देने के बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत बनती है, आप उस पर डिसीजन देते हैं। और ये जो रूलिंग दी गई ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तरीके से सामने रखकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदनाम करने के लिए उसकी गलत तशरीह करके दी गई। अब ये दो उसमें और इसमें फर्क था। अब इस फैसले को अगर कोई ये समझे कि इस फैसले को तुच्छ करार दे दिया जाएगा तो इससे क्या होगा, उससे जो कौमी असम्बली के स्पीकर का डिप्टी स्पीकर का फैसला था उसके लिए एक राह हमवार हो जाएगी और वो अपील में जा सकते हैं। और अगर वो राह हमवार हो जाती है और जिसी बुनियाद पे वो अपील में चले जाते हैं फिर ध्यान में रखिएगा फिर वफाकी हुकूमत जो है वो खत्म होती है। और अच्छा आप ये बताएं राना साहब, ये बताएं मुमकिन फैसले के पेश नजर ये इत्तेहादी हुकूमत की अगली हिकमत अमली क्या हो सकती है? इत्तेहादी हुकूमत फैसला कर चुकी है, आज कुछ बयानात आ गए हैं, कल कुछ बयानात आ जाएंगे, परसों एक बल्कि कल ही एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें मौलाना साहब समेत मुख्तलिफ लोग करेंगे जो बाकायदा अदलिया पर प्रेशर डालने की कोशिश की जाएगी। जिस तरह आज मरियम साहिबा ने कहा है, जिस तरह आज दीगर इनके लोगों ने कहा है, जिस तरह आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है, अब मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात करवाई जाएगी, पीपल्स पार्टी के किसी लीडर कहलवाई जाएगी, बलोचिस्तान से किसी से कहलवाई जाएगी, पीके से किसी से कहलवाई जाएगी। यानी अब प्रेशर डाला जाएगा उस पर अदलिया पर कि अदलिया ने अगर ये फैसला दिया तो हम सियासी तौर पर इसको नहीं मानेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम इसके खिलाफ जाएंगे और इस पे बाकायदा ये मुख्तलिफ बात को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें इनके जो वकला है वो अपना रुख इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारा आज डिसीजन हो चुका है। ये बिल्कुल खबर दें, यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ कि अदलिया के साथ पट्टा डालने का फैसला होगा और ये फैसला हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से किया गया है। हुक्मरान इत्तेहाद समझता है कि शायद इमरान खान ने प्रेशर में लाया अदलिया को। यानी आप ये समझते हैं कि इस वक्त प्रेशर में लाने की कोशिश की जा रही है और यही अगली उनकी तदबीर होगी, टेलीफोन कॉल्स करवाई जाएंगी और इस नतीजे में ही वो यहाँ पर पहुंचेंगे कि सूरत हाल किस करवट बैठता है। इस पर नाज़रीन मजीद भी बात करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुफ्तगू को यहीं से करते हैं कि सियासी मंजरनामा जिस रफ्तार के साथ तब्दील हो रहा है, ये रफ्तार जो है ये आने वाले दिनों में मुआशरे पे क्या असर डालेगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन ब्रेक से पहले जिस तरह राना साहब ये बात कर रहे थे कि इदारों पे दबाव बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, एक दबाव इस तरफ है, एक दबाव वो चौधरी शुजात हुसैन साहब पे कोई डाल गया है कि जिसके बायस उन्होंने फैसला कर लिया है। ये पाकिस्तान के अंदर कौन सी जमहूरी रिवायात पनप रही हैं? क्या जमहूरियत के असलूब ऐसे ही हुआ करते हैं? क्या जमहूरियत की बुनियाद आप ऐसे ही रखेंगे? क्या वज़ादारी ऐसी होती है? अखलाकियात ये हैं? किस नहज तक पाकिस्तान की सियासत को पहुंचा दिया गया है कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर सियासी हिजान ही हमें दिखाई देता है, सियासी मुस्तहकम पोजीशन दिखाई नहीं देती। एक तरफ से आवाज उठी है तो दूसरी तरफ से कदगन लगाने की कोशिश की जाती है, दूसरी तरफ से अपनी रिवायात की पासदारी की बातें फिर करनी शुरू कर देते हैं और उसके ऊपर गिलाफ एक ऐसा चढ़ा लिया जाता है कि हम ही सिर्फ मुनज़्ज़म जमात हैं, हमारी ही सिर्फ मुनज़्ज़म असलूब है, हम ही हैं जो वज़ादारी की बात करते हैं, या हम ही वो लोग हैं जो मुल्क को कौम को बेहतरी की समत में गामजन कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में सियासत का ये जो दौर है ये किस हद तक खतरनाक है, और एक तरफ है दो जमातें और दूसरी तरफ है बाकी सारी जमातें, तो क्या ये सारे मिल बैठ के एक फैसला कर सकते हैं, एक समत में चल सकते हैं या नहीं चल सकते? इसी बारे में बात करेंगे। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब। चौहान साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के।
चौहान साहब, एक तरफ बात होती है, वो आप पे ये इल्ज़ाम रखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले कि जब आपके खिलाफ कोई फैसला आ जाए तो आप इदारों पे चढ़ाई कर देते हैं। अभी उन्हें सिर्फ इशारे मिले हैं तो उनकी ट्वीट्स आना शुरू हो गई हैं। ये पाकिस्तान में सियासत में इस्तेहकाम कब आएगा? असल वज़ादारी कब आएगी? असल अखलाकियात का मायार कब सेट किया जाएगा? सिंपल सी बात है, अखलाकियात का मयार ये है कि हर पार्टी, हर लीडरशिप कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक चले। जब आइन और कानून को वायलेट करके आप आगे की तरफ चलेंगे तो वो आगे की तरफ जाना नहीं होगा, वो पीछे की तरफ जाना होगा। अब कल के हवाले से आपके सामने सारी चीज़ क्लियर होगी कि आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज को 1 जुलाई तक की पोजीशन में वापस लाने का ऑर्डर किया है तो उसकी वजह यह है कि कल का जो सारा प्रोसेस, रूलिंग जो हुई है डिप्टी स्पीकर की, वो आइन के मुताबिक नहीं है। आइन का आर्टिकल 63A, उसके अंदर कहीं पे भी पार्टी हेड का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, पार्लिमानी पार्टी। उसकी एक तशरीह के अंदर कम से कम ये चीज आई है कि जब पार्लिमानी पार्टी का सरबराह और पार्लिमानी पार्टी के डिसीजन को कोई मेंबर वायलेट करेगा तो फिर पार्टी हेड जो है वो इलेक्शन कमीशन को खत लिखेगा कि जनाब ये इन्होंने वायलेशन की है, या पार्टी हेड की तरफ से कोई नुमाइंदा जनाब खत लिखेगा, चाहे वो सेक्रेटरी जनरल हो, चाहे वो कोई भी ओहदेदार हो। अदरवाइज इस बात का फैसला करना कि वजीर आजम का इलेक्शन, वजीर आला का इलेक्शन, फिर अदम एतमाद का जनाब प्रोसेस, एतमाद का प्रोसेस, फिनांस बिल और लेजिस्लेशन, इन तमाम के अंदर तमाम तर इख्तियारात पार्लिमानी पार्टी और पार्लिमानी पार्टी के हेड के पास है। अब ये चीजें सारी क्लियर है। जब इसको आपने वायलेट किया तो आपने मुल्क के साथ, कानून के साथ, आइन के साथ बेवफाई की है। आज उसमें चीज साबित भी होगी जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको पीछे की तरफ ले गया। इसी तरीके से आप पूरा प्रोसेस देख ले पिछले 4 महीने का। आइन और कानून के मुताबिक लोटों को डिसीट किया जाता, ताहियार डिसीट किया जाता, बरवक्त डिसीट किया जाता। सिंध असम्बली के अंदर ये जो बकरा मंडी और ये घोड़ा मंडी और ये खच्चर मंडी जो लगाई हुई थी लोटों की, उसके ऊपर मुल्क के अदारे और मुल्क की अदालती सिस्टम प्रॉपर तरीके से गिरफ्त करता। ये सारी चीजें होती तो पोजीशन यहाँ तक मुल्क की मईशत की और मुल्क की माशरत की और मुल्क की सियासत की यहाँ तक ना पहुंचती। जनाब हमारा सही चौहान साहब, ये सारा कुछ हो गया, कल आप पे हमला भी हुआ, एक तो आप खैरियत से है ना, तो आप मुझे यहाँ में ये बता दें कि अब अगर पीर या मंगल को फैसला मजीद आगे जाता है तो क्या तहरीक इंसाफ जो है इस पे कोई दोबारा अदालत से कहेगी कि फौरी फैसले के लिए जाएं, तहरीक इंसाफ की एजिटेशन में जाएगी, या फैसला जब तक नहीं होता उस वक्त तक इंतजार करेंगे? अच्छा, अब तो इन्होंने आज एक आधा पलंदा फैसला दिया है, इस वजह से मेरे पास एक राइट है कि उस फैसले के एक फरीक होने की हैसियत से मैं राय दे सकता हूँ। और वो राय ये है कि अबूरी वजीर आला लगाने का राइट किसी तरीके से भी अदालतों के पास नहीं है। कहीं पे भी आइन और कानून के अंदर ये चीज मौजूद नहीं है। लेकिन चले बअम्र मजबूरी अगर ये चीज हुई भी तो फिर आज ही ये फैसला होना चाहिए था कि कल का जो इलेक्शन 186 और उसके मुकाबले में 179, उसके ऊपर फैसला दे देना चाहिए था कि वजीर आला पंजाब जनाब परवेज लाई साहब है। तो मैं ये समझता हूँ कि फैसला ये आना चाहिए था। लेकिन अब अगर पीर या मंगल को ये चीज जाती है तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात तस्लीम कर ली है कि कल का इलेक्शन के अंदर जो रूलिंग दी गई है वो गलत है। अगर ये ना तस्लीम किया होता तो फिर 1 जुलाई तक रिवर्ट करने की क्या जरूरत थी जनाब हमजा शहबाज की पोजीशन की। तो जब उसको तस्लीम कर लिया तो ऑब्वियसली मैं ये समझता हूं कि फैसला यही है कि चौधरी परवेज लाई साहब वजीर आला मुंतखब हो गए हैं। चौहान साहब, आप क्या समझते हैं ये प्रेशर किसका था जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब पे कोई प्रेशर था? अगर चौधरी शुजात हुसैन साहब ने एक्चुअली वो खत लिख के डेप्यूटी स्पीकर को भिजवाया है तो वो किन शराइत के ऊपर भिजवाया होगा? वो तो यही मानते हैं कि वजीर आला के उम्मीदवार मेरे जो है वो परवेज इलाही हैं, लेकिन इमरान खान की तरफ से नहीं हो सकते। मेरे लिए काबिल एहतराम है चौधरी शुजात साहब। मैं चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज लाई साहब की ना इज्जत बुनियादी तौर पे, उन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर मजहब और दीन के हवाले से और ख़त्म नबूवत के हवाले से, नामूस रिसालत के हवाले से जो एक रोल प्ले किया,
और फिर खुसूसन जो शुजात साहब का जो लाल मस्जिद के इशू के ऊपर जो एक बड़ा पॉजिटिव रोल था, मैं उसकी वजह से आज तक उनकी इज्जत करता हूँ। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहूँगा कि उन्होंने कुछ लोगों के बहकावे में आके उम्र के इस हिस्से में बड़ा गलत फैसला किया है, उनसे करवाया गया। और वैसे भी वो इस वक्त जिस उम्र के हिस्से में है और जिन बीमारियों का वो शिकार है, मुल्क का कोई आइन और कानून उनके किसी स्टैंस को मानने को तैयार हो ही नहीं सकता। दुनिया के किसी मुल्क में चले जाए, उसका कानून इस उम्र के जिस बंदे को ना वो चल सकते हैं, ना वो बोल सकते हैं, ना वो सोच सकते हैं, ना वो खा सकते हैं खुद, ना वो हिलजुल कर सकते हैं, किसी किस्म की वो एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो उनसे फिर जिस धौस और दबश के साथ जो है ये कोई लेटर के ऊपर अंगूठा लगवाया हुआ, अगर लगवाया है, मैंने तो ख्याल है वो भी जाली है, वो भी जाली है। वो आज चीफ जस्टिस साहब पूछते रहे, मांगते रहे हैं। पहले तो वो लोटा जो ना डिप्टी स्पीकर तो आया ही नहीं ना, जो दुनिया का सबसे आला और अरफा लोटा है और कामयाब तरीन लोटा है, वो तो आज आया ही नहीं। उसके जो वकील इरफान कादर साहब थे, उनसे पूछती रही है जनाब सुप्रीम कोर्ट के सिपाही, सानू भी दिखाओ चौधरी शुजात साहब। फिर मजेदार बात ये, चौधरी शुजात साहब आमने सामने बैठे हो तो जब वो बिल्कुल आज से 3-4 साल पहले बिल्कुल ठीक हालत में कुछ थे बोलने के हवाले से, उस वक्त उनकी बोलचाल समझ नहीं आती थी। अब तो बिल्कुल ही सूरत खराब है। आमने सामने बैठ के ये दोस्त जारी लोटा कहता है कि जनाब मुझे फोन आया और फोन पे उन्होंने कहा कि जनाब चौधरी परवेज लाई को हमारे मेमोरान में वोट नहीं देना। ये पता नहीं केड़ी जनाब इन्होंने फ्रीक्वेंसी लाई हुई थी जनाब दोस्त वजारी ने, जिसे तहत इसको चौधरी शुजात साहब की फोन के ऊपर ये सारी इंस्ट्रक्शन समझ आ गई। ये मेरी समझ से बाला है। तो कहने का मकसद ये है, ये इंशाल्लाह पीर और मंगल को ये सारी चीज क्लियर हो जाएगी। लेकिन चौधरी शुजात साहब ने बहरहाल अच्छा इकदाम नहीं उठाया, अगर उठाया दिया तो। चौहान साहब, अब आने वाले दिनों में अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसला ऐसा नहीं आता जो आपको तवक्को है, तो फिर पीटीआई का रद्द-ए-अमल क्या होगा? देखिए जी, इस वक्त पाकिस्तान की मईशत का बहुत बुरा हाल है। तकरीबन 7-8 अरब डॉलर रह गए हैं। वो अगले 1-1.5 महीने की मार है ज़र मुबादला के ज़खायर। पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट माहाना 1.5 अरब डॉलर से 2 अरब डॉलर हो चुका है। पाकिस्तान ने अगले 12 महीनों में तकरीबन 30 अरब डॉलर प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट ये पे करनी है आलमी अदारों को और जरा दूसरे ममालिक को जो कर्ज लिया हुआ है। इनसे पूछे ये कहाँ से पैसे आएंगे। हम तो जनाब 3200 से 6200 अरब तक टैक्स कलेक्शन ले गए। हम तो जनाब 22 अरब डॉलर से 32 अरब डॉलर पर जनाब एक्सपोर्ट लेवल ले गए। हम 21 अरब डॉलर से 31 अरब डॉलर के ऊपर जनाब आपका जनाब जो क्या कहते हैं बैरूनी तरसीलात ज़र फॉरेन रेमिटेंस वो हम ले गए। हमने तो हर चीज जनाब उसको स्टेबल किया। इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया। ये मुल्क तो चल ही नहीं सकता इस अंजुमन गुलामान अमेरिका के साथ। और मैं ये समझता हूँ कि जो आज ये खबर चल रही थी कि अक्टूबर के महीने के अंदर इलेक्शन करवाने के हवाले से सोच विचार शुरू हो गई है, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसको अगर सियासी टैक्ट के तौर पे आप चौहान साहब ये ख्वाहिश के मुताबिक कह रहे हैं कि ठीक है, या फिर आपके भी जरा ये बताते हैं कि इस तरह की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैंने तो जो ट्वीट किए मैंने ये कहा और बाकी हमारी पार्टी भी ये कहती है और हमारा भी स्टैंस है कि अगर तो ये धोखा देने के लिए महज सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस केस को हटाने के लिए, या ये जो इस वक्त थोड़ा सा बुरा वक्त आया हुआ है हुकूमत के ऊपर उसको टालने के लिए अगर ये कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। फिर तो बहुत बड़ा ब्लंडर है ये। अगर अक्टूबर का ये लॉलीपॉप रियल मैनर में अक्टूबर में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन वो चेंज होना चाहिए कंप्लीटली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी चेंज होना चाहिए। चौहान साहब, मेरी हुकूक पुरान इत्तेहाद के लोगों से बात हुई है। उन्होंने कहा जी ना हमें किसी ने कोई ऑप्शन दिया है और ना ही हम अक्टूबर के ऑप्शन पे किसी सूरत में भी राजी होंगे। तो फिर इस सूरत में अगर ऑप्शन उनको भी नहीं दिया गया, आपको भी नहीं बताया गया और एक खबर चल रही है, तो फिर आप इसको इसी नजर से लेंगे कि ट्रक की बत्ती की भी लगा रहे हैं? मैंने आपको बताया ना, अगर तो ये लॉलीपॉप हुई तो इसका इतना बुरा इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान की मईशत के ऊपर भी और पाकिस्तान की सियासत पे भी। हम तो तैयार बैठे हैं। हम तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर 22 करोड़ पाकिस्तानियों
कि जो इस वक्त इंतजार है, और फिर आइन और कानून जो कहता है, और फिर उसी आइन और कानून के मुताबिक उन्होंने कल की रूलिंग को तकरीबन रिवर्ट कर दिया है। अगर फैसला नहीं आएगा तो फिर हम इधर ही हैं। अच्छा चौहान साहब, फर्ज कर लें फैसला आ गया, फैसला आप ही के हक में आया और ये जो रूलिंग है ये गैर आईनी करार दे दी गई और हुकूमत मिल गई आपको पंजाब की, उसके बाद पीटीआई की हिकमत अमली क्या होगी? यानी वो लॉन्ग मार्च की जो बातें थी, क्या फिर से लॉन्ग मार्च होगा? प्लानिंग क्या कर रखी है? देखिए, हिकमत अमली तो एक ही है हर दो सूरतों में, कि फौरी, फेयर और फ्री, 3F, फौरी, फेयर और फ्री इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान की मौजूदा तमाम सियासी और माशी मसाइल का एक ही हल है, हुकूमत हमें पंजाब की मिले या ना मिले, दोनों सूरतों में मिलेगी तो जरा एमिकेबली जनाब इस ऑब्जेक्टिव को गेन करने के हवाले से जनाब हमारी स्ट्रगल होगी। खुदा न खास्ता ना मिली और हमारा जो राइट है, हमारा जो हक है और अवाम का जो मैंडेट है, जो पंजाब की अवाम का मैंडेट है, उसको चुराया गया, तो फिर जनाब आपकी यहाँ पे लॉलेसनेस क्रिएट होगी, पोलराइजेशन क्रिएट होगी और फिर श्रीलंका वाला माहौल बनेगा। फिर आवाम के अंदर मजीद नफरत इस सिस्टम से और इस पूरी एक्टिविटीज के अंदर आएगी, जिसका कंसिक्वेंटली मुल्क को नुकसान है, मुल्क की इकॉनमी को नुकसान है। चौहान साहब, आने वाले दिनों में मान लिया आपने कहा कि फैसला आ गया तो बड़ी सहूलत होगी, फैसला आने के बाद यही खेल अगर गवर्नर पंजाब ने खेला और आपके हलफ ना लिया गया और आप लोगों को मजीद तंग किया गया, तो फिर क्या करेंगे? देखें, अब फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह जनाब हमारे खिलाफ फैसले दिए थे और हमसे जनाब हर चीज मनवाई थी, वो इनसे भी फिर मनवाई जाएगी ना। ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला देने के बाद जनाब फिर उसके बाद भूल जाएगी कि जनाब आगे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, और गवर्नर साहब या इलीगल वजीर आला या चेरी ब्लॉसम प्राइम मिनिस्टर वो अपनी मर्जी से भी गवर्नर को, ऐसा नहीं होगा। आप बेगम इंशाल्लाह। वो साहब ये कहते हैं कि फुल कोर्ट अगर बेंच बने और वो फैसला दे तो फिर हम मानेंगे, बसूरत दीगर हम उस फैसले को ही नहीं मानते। भाई फुल कोर्ट 17 मेंबर, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। 17 मेंबर्स कहां से पूरे करेंगे? कोई अवेलेबल है, कोई नहीं है, किसी का रोस्टम है, किसी का नहीं है, किसी की ड्यूटी है, किसी की नहीं है, कोई मुल्क से बाहर है, कोई जनाब किधर है। ये तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाला हिसाब हुआ। पहले भी तो चीफ जस्टिस और इन्हीं 2 जजेस ने जना 1 जुलाई को सारा ऑर्डर किया था ना, तो इंशाल्लाह ऐसी चीज नहीं है। यही जनाब आपका जो लार्जर बेंच है, यही इंशाल्लाह जनाब फैसला देगा। अच्छा, परवेज इलाही साहब बारहा ये बात कर चुके थे कि अगर मैं वजीर आला बना, इमरान खान ने कहा तो फौरी तौर पे असेंबलियां तोड़ दूंगा, तो क्या कोई ऐसी सूरत भी हो सकती है? तो वो ठीक कहा ना उन्होंने, वो पीटीआई और काफ लीग के मुतफिका कैंडिडेट है और पीटीआई की जो पॉलिसी है वो उसके मुताबिक चलेंगे। खान साहब ने कहा असेंबलियां तोड़ दो, असेंबलियां तोड़ने की एडवाइस दे देंगे, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं चौहान साहब, आने वाला दिन जो है, आप अक्टूबर के इलेक्शन की डेट सुनने में जो आ रही है, आप लोगों की भी डिमांड है अक्टूबर तक इलेक्शन कराया जाए, पंजाब भी आपके पास रहता है, और अगर अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं होते तो फिर किस तरफ जाएंगे, क्या करेंगे? एजिटेशन के लिए फाइनल राउंड अगस्त में खेलेंगे, सितंबर में खेलेंगे? तो जनाब फिर इनसे पूछे ना कि परफॉर्मेंस तो दें, इनकी परफॉर्मेंस क्या है? इनकी परफॉर्मेंस ये है ईवीएम केस का कानून खत्म कर दिया, अपने 80 लाख 90 लाख वोटों से बचने के लिए जो अपने खिलाफ पोल होने थे, इन्होंने जनाब नैब के कवानीन चेंज करके एनआरओ 2 ले लिया, 1100 अरब के अपने केसेस माफ करवा लिए, 117 केसेस इन्होंने जनाब अपने ऊपर जितने करप्शन के और नैब के केसेस हैं और नैब के जितने दांत थे और नाखून थे वो सारे के सारे निकला लिए। इन्होंने जनाब अपने सारे मामला सीधे कर लिए। इन्होंने आवाम के लिए क्या किया और भाई इकोनॉमी के लिए क्या किया, रियासत के लिए क्या किया? या तो परफॉर्मेंस दे, परफॉर्मेंस ये दे ही नहीं सकते। IMF इनको जनाब $90 करोड़ नहीं दे रहा, वो कहता है पहले सऊदी अरब से जाके पैसे लो $4 अरब, वो सऊदी अरब कहता है पहले जनाब IMF से लो, IMF कहती है जनाब टर्की से लो, IMF कहती है UAE से लो, UAE टर्की वाले कहते हैं इनसे लो। ये शटलकॉक बने क्योंकि कोई भी इनके ऊपर एतमाद करने को तैयार नहीं है। ये इतने नाअहल और करप्ट हैं, इंटरनेशनल लेवल पे ये रेक्टिफाइड, वेरीफाइड, प्योरीफाइड, सिंप्लीफाइड करप्ट और बददियानत है कि जनाब कोई इन पे एतबार ही नहीं कर रहा। IMF ने इनको कहा ये जो नैब को तुमने कानून पास किया पहले इसको रिवर्ट करो, ये तो तुमने जनाब करप्शन को इंट्रोड्यूस करवा दिया है।
हम तुम्हें 90 करोड़ डॉलर देंगे, तुम तो जनाब 2 महीनों में खा पी के डकार जाओगे। तुम लोगों की तो हिस्ट्री है। तुम में से जनाब 80% मिनिस्टर और वजीर आजम वो सारे के साथ सारे जनाब क्रिमिनल और मुलजिम है, अदालतों से जमानतों पे है। वो तो इनके ऊपर एतमाद करने को तैयार नहीं है ना। तो जनाब इन हालात में मुल्क कैसे चलेगा? अच्छा चौहान साहब, फर्ज कर लें फैसला ये हो जाता है कि नवंबर में या अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, उस इलेक्शन की तैयारी के लिए स्टेक होल्डर्स तो बैठेंगे, तो क्या पीटीआई पीएमएलएन पीपी के साथ बैठेगी या फिर किसी और फरीक के साथ बैठेगी? देखिए बात ये वक्त के साथ सारा डिसीजन होगा। पहले इस चीज के ऊपर आएंगे ना, कोई मीडिएटर बनेगा, कोई सिस्टम के अंदर से कोई फर्द, कोई अदारा, कोई डिपार्टमेंट, कोई ना कोई जना हस्ती, कुछ ना कुछ चीज तो बनेगी ना। लेकिन पहले सीरियसली इसके ऊपर मूव की जाए ना। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अर्ली इलेक्शन विद द चेंज ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमीशन, ये है असल। वो कहते हैं ना, वो कुएं में कुत्ता लटका रहे और कुएं को आप सफाई करते रहे, तो भाई इसका तो फायदा ही कोई नहीं, हमारा तो एतमाद ही नहीं ना। चौहान साहब, अगर आपका फौरी इलेक्शन का मुतालबा मान लिया जाता है और कोई दरमियान में जो है बेहतरीन अदारा या हम कैसे मुअज़्ज़ज़ अदारा ये गारंटी दे देता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो मुनसिफाना इलेक्शन कराएंगे, तो क्या आप इलेक्शन में जाएंगे? कोई गारंटी नहीं है जी। अब इस पे अब मैं आपको इस प्रोग्राम के अंदर क्या इतने छोटे से टाइम पे बताऊं। पिछले 3 दिन के अंदर जनाब जो 2 नंबरियां और माल फंक्शनिंग और बैड प्रैक्टिसिंग हुई है। PP7 का इलेक्शन जनाब, पहली बात यह है कि ये आइन और कानून है कि 5% तक मार्जिन होगा ना, अगर शिकस्त का 5%, तो हारने वाले कैंडिडेट को ये इख्तियार हासिल है कि वो रिकाउंटिंग तमाम के तमाम वोटों की करवा सकता है। इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने माना ही नहीं। लाहौर हाई कोर्ट गए, उन्होंने मान के भेजा इनके पास, तब भी जनाब जब इनके पास गए इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। सुबह जनाब चीफ इलेक्शन कमीशन इनकार कर रहे हैं। रात को रिटर्निंग अफसर जनाब मुस्तरदशुदा वोटरों की जो 1600 वोट है उसका फट्टो-फट्टी जनाब उसकी जनाब काउंटिंग करके और नून लीग के कैंडिडेट को जिता के रात के 2:30 से 3 बजे जनाब उसका नोटिफिकेशन करके सुबह जनाब उसको हलट ला के उसका वोट लगा दिया जाता है। चौधरी काशिफ इनका नाअहल हुआ, इलेक्शन कमीशन से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हुआ है जाली डिग्री केस में। इलेक्शन कमीशन उसका नोटिफिकेशन नहीं करता, उससे वोट डलवाया जाता है। फिर मुजफ्फरगढ़ के अंदर जनाब जो करप्शन, जो 2 नंबरी धौंस धांधली हुई, प्रिजाइडिंग अफसर हल्का 277 PP और उसका 47 नंबर पोलिंग स्टेशन, उसका जनाब प्रिजाइडिंग अफसर सज्जाद हुसैन, उसकी पूरी वीडियो मौजूद है कि किस तरीके से नून लीग के गुंडों ने आके वहां पर रिगिंग की, उसको मारा पीटा। इसी तरीके से ये सारी की सारी हिस्ट्री है पिछले 3 दिनों की जो हमारे साथ इन्होंने किया इलेक्शन कमीशन ने, और उससे पहले की तो लंबी फहरिस्त है पिछले 1.5-2 सालों की। अच्छा चौहान साहब, ये सारी चीजें हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली होगी तो क्या फिर इलेक्शन में चले जाएंगे बगैर EVM के, बगैर ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक दिए? चले अभी तो हम जाएंगे ना, तो फिर उस पे ये होगा कि इलेक्शन जब अनाउंस होगा तो फिर यही 80 लाख वोटर ओवरसीज पाकिस्तानी इनकी सोच से बाहर है, जो बाहर से आएगा इलेक्शन डालने, और हर वोटर ठप्पा लगाएगा ना जब बल्ले के ऊपर, वो बल्ले के निशान के ऊपर ठप्पा नहीं होगा, वो इस जरदारी के, इस शहबाज शरीफ के और मौलवी फजल रहमान के सीने के ऊपर मूंग दलेंगे इंशाल्लाह वो। और फिर इतने तादाद में वो आएंगे जितनी वो 2013 और 2018 में नहीं आए। आप बेगम रहे इंशाल्लाह, ये जितना मर्जी EVM का रास्ता रोक लें, जो उन्होंने आके EVM दिखानी है ना इस आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन और इस अंजुमन गुलामान अमेरिका को, वो आपकी सोच से बाहर है इलेक्शन वाले दिन। चौहान साहब, एक आखिरी सवाल, क्या समझते हैं कि अगर PTI दोबारा बरसरे इक़्तिदार आती है तो आपके मुताबिक मौजूदा मखलूत हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, कितना वक्त लगेगा मईशत को उसी डगर पे दोबारा चलाने में जिससे PTI चला रही थी? सर ये तो पूरा इख्तियार होगा, 2/3 मेजॉरिटी होगी, 2/3 मेजॉरिटी के साथ इमरान खान साहब वजीर आजम होंगे, कोई बैसाखी नहीं होगी, कोई तहादियों की ब्लैकमेलिंग नहीं होगी, कोई दाएं बाएं से कोई प्रेशर नहीं होगा, कोई मुख्तदर हलकों की तरफ से मनमानियां नहीं होंगी। तो इंशाल्लाह बेगम रहें। हमने पहले भी साबित किया 3.5 सालों में, तमाम के तमाम फिगर्स बताते हैं कि इकॉनमी को बेहतर तरीके से चलाया गया 2 साल के कोरोना क्राइसिस के बावजूद। अब भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक के करम से स्मूथली 5 साल मिले
तो इकोनॉमी को भी स्टेबल करेंगे और मुल्क को भी इंशाल्लाह इमरान खान कोई बैसाखी ना हुई, 2/3 अक्सरियत हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क को बेहतरी की समत में गामजन कर लेगी। बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, हमने सियासी मंजरनामे में बात की, सियासी निकात के ऊपर बात की। इस वक्त जो सियासी हिजानी कैफियत पैदा हो चुकी है वो किस तरीके से हल हो सकती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एम, टारगेट, गोल क्या है और वो उसको किस तरीके से अचीव करेंगे, अगर वो बरसर इक़्तिदार आ गए तो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। फयाजुल हसन चौहान साहब ब्रेक से पहले बता रहे थे। तो इस वक्त हम कानूनी निकात के ऊपर बात कर लेते हैं। एडवांटेजेस किस पार्टी के पास हैं, लूप होल्स कहाँ पर हैं, उन लूप होल्स पे ओवरकम किस तरीके से किया जा सकता है। तो इस पूरे सियासी मंजरनामे के बाद कानूनी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक विफाकी वज़ीर कानून, माहिर कानून खालिद रांझा साहब ने। रांझा साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। रांझा साहब, अगर आज का शॉर्ट ऑर्डर देखा जाए तो उसमें तो ये बात की गई है कि अबूरी वज़ीर आला के तौर पे इख्तियारात उन्हें दिए जाएंगे, हमजा शहबाज को वज़ीर आला के इख्तियारात नहीं होंगे। एक तरफ डिमांड कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए तो उसके फैसले को हम मानेंगे, इस बेंच के फैसले को नहीं मानेंगे। सबसे पहले बात का आगाज यहीं से करते हैं। आप उनकी ये इस्तदा किस हद तक कानूनी नुक्ता नजर के तहत वैलिड समझते हैं? बाजी जी के जहां तक अदालत को ये कहना कि लार्जर बेंच बनाया जाए, ये इस बात की अक्कासी करता है कि हमें बेंच पे एतबार नहीं है। ये एक अबार का तरीकाकार है कहने का, और यही कहने के मुताबिक है कि यू रिक्यूज योरसेल्फ। तो मैं समझता हूँ आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास किया, जिस ऑर्डर में उन्होंने वर्चुअली तमाम कार्रवाई जो थी पूरे असेंबली की उसको सस्पेंड कर दिया अप टू द पॉइंट ऑफ टेक ऑफ ओथ, और ये भी कह दिया कि प्राइमा फेशियाई जो ऑर्डर है स्पीकर डिप्टी स्पीकर का वो दुरुस्त ही है। इसके बाद मैं समझता कोई बहाम नहीं रह जाता एक फ्रीक के लिए ये कहने के लिए कि लार्जर बेंच बनाया जाए। दैट इज अ वे ऑफ सेइंग कि हमें आप पे एतबार नहीं है। तो अब आप देखते हैं कि मीडिया में भी जो नून लीग है उनका ये मौक़िफ़ है कि लार्जर बेंच बनाया जाए। लार्जर बेंच एज सच ये नहीं कि उनका कोई फैसला ज्यादा बड़ा हो जाता है या ज्यादा मजबूत होता है। इट्स एन एक्सक्यूज टू गेट आउट ऑफ द क्लचेस ऑफ एग्जिस्टिंग बेंच। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो आज ये पॉइंट रेज किया एंड जो जिस हद तक हम इसको क्रिटिसाइज कर रहे इस इशू को, एन मुमकिन है कि लार्जर बेंच बनी जाए ताकि मौजूदा बेंच जो है अपने खिलाफ मजीद गुफ्तगू करने सुनने का मुतहम्मल नहीं। जो गुफ्तगू हुई है मैं नहीं समझता कोई इतनी अच्छी है या इतनी काबिल तारीफ है या काबिल ताज़ीम है। जितनी हुई है ये तनकीद नहीं, अदालती तजलील है। तो इसको मैं समझता हूँ कि जहाँ तक ये फैसला है तमाम प्रोसीडिंग्स ऑफ दिस डे 22 तारीख की वो तमाम तर अप टू ओथ मुअत्तल हो गई, और इसके बाद जो उसका पहला स्टेटस था जो भी था मुझे सही अंदाजा नहीं है कि वो तब भी वो ट्रांजिएंट या ट्रांजिटरी काइंड ऑफ रोल प्ले कर रहे थे। उनको तब भी जब पिछला फैसला सुनाया गया तब भी यही बात की गई थी कि अबूरी वजीर आला के तौर पे ये अपना सेटअप चला सकते हैं। वो जब दोनों फरीकैन ने बाहमी इत्तफाक के बाद ये फैसला किया था कि चले ये अबूरी वजीर आला रह लें, तो तब वो सुप्रीम कोर्ट ने यह अहकाम जारी किया था। तो जो वो सिर्फ अब पोजीशन क्या है कि वो डे टू डे काम कर सकते हैं, एज हेड ऑफ द प्रोविंस वो कोई काम नहीं कर सकते, ना ही कोई पॉलिसी डिसीजन ले सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि साहब आपने कहा कि वो अब लार्जर कल तक या परसों तक द विंग्स हैव बीन कंप्लीटली क्लिप्ड। सही। खालिद रांझा साहब, राना अजीम साहब भी साथ मौजूद हैं, वो सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। जी राना साहब, अगर आपने कहा कि वो लार्जर बेंच की तरफ जाना चाह रहे हैं और बन सकता है बेंच, इस तरह क्या कभी पहले भी रवायात रही है कि जिसको नजर आए कि उसके खिलाफ फैसला हो रहा है या इब्तदाई तफ्तीश इब्तदाई इत्तमाद उसके खिलाफ जा रही है और फिर वो ये कहते हैं कि लार्जर बेंच बनाया जाए, कभी पहले भी ऐसा हुआ?
जस्टिस काजी साहब का केस ले लें जिसमें जज साहब इन्वॉल्व थे, उसमें फुल कोर्ट तक बात गई। तो ये तो इट्स नॉट बियॉन्ड द रूल्स। लेकिन मैं से कहता हूं कि हम एज ए लॉयर हम इसको एज स्ट्रेटजी ट्रीट करते हैं, हाउ टू गेट आउट ऑफ द बेंच। नहीं, इसमें तो टाइम टेकिंग स्ट्रेटेजी भी तो हो सकती है ना सर? मैं बात समझ, मैंने कहा टाइम टेकिंग स्ट्रेटेजी के तौर पे भी तो इसे लिया जा सकता है। टाइम टेकिंग, आप टाइम टेकिंग कह लें, मैं कहता हूं कि इट कट्स बोथ वेज। एंड मुमकिन है कि आपको इसी डिबेट के दौरान ये खबर आ जाए कि फलां तारीख को जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, तो दिस इशू विल डाई डाउन ऑटोमेटिकली। सही राय साहब, दुरुस्त है आपकी बात का, वो हो जाए, वो एक चल भी रहा है। लेकिन राय साहब, अगर आप एक बड़े सीनियर कानूनदान हैं, इस सारी आज की समाअत और कल का जो ऑर्डर था, कल जो डिप्टी स्पीकर ने जो ऑर्डर किया था, उसमें आप क्या समझते हैं तौरे एक सीनियर कानूनदान? मैं समझता हूं कि जो उन्होंने ये ऑर्डर पास किया है कि ये 10 लोगों के वोट जो हैं ये नहीं कास्ट हो सकते या मैं कैंसिल करता हूं, दिस वाज बियॉन्ड हिज पावर एंड अथॉरिटी। वो 10 वोट, और ये आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली ये होल्ड करेगा इन 10 लोगों के वोट काउंट किए जाएं। अच्छा रंजन साहब, एक मुझे स्पेसिफिक मेरा सवाल है, वो मुझे जरा ब्रीफली समझा दें। ये था रन ऑफ इलेक्शन इससे पहले हो चुका था, वो वोट कंसीडर नहीं हुए, नाअहल हो गए, तो इसलिए ये दोबारा होना शुरू हुआ। अब जो पार्टी डायरेक्शन, ये छोड़ दें कि पार्लिमानी पार्टी के हेड ने दी या पार्टी हेड ने दी, पार्टी डायरेक्शन जो पहले आ चुकी है, जो एक्चुअल इंतखाबात के दौरान थी, वही डायरेक्शन रन ऑफ इलेक्शन में नहीं चलती। रन ऑफ इलेक्शन के अंदर अगर कोई नई डायरेक्शन आ जाती है, मिसाल के तौर पे आप ले लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही ये डायरेक्शन दे देती है कि परवेज इलाही को वोट नहीं दिया जाएगा, तो क्या वो रन ऑफ इलेक्शन में डायरेक्शन मानी जाएगी या पुरानी डायरेक्शन मानी जाएगी? बात ये जी, मैं समझता हूँ ये जो डायरेक्शन है इस ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, इसलिए कि जो आइन है 63 उसमें ये लिखा हुआ है कि द पार्टी विल डिसाइड। जो पहली डायरेक्शन थी वो तो ये जो अब इलेक्शन जो हुए हैं 22 तारीख को, इट इज परसुएंट टू डायरेक्टिव ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसके कंप्लीशन में ये तमाम कार्रवाई हुई है, और इसीलिए बार बार जिक्र आया कि मैंने तो वही किया है जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, मेरा ऑर्डर जो है वो तो मुख्तलिफ नहीं है। जो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट की थी, मैंने उसी को अडॉप्ट किया सिटिंग एज अ स्पीकर ऑफ द असेंबली। तो इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम प्रोसीजर इन प्रोसेस। और इसमें कानून वजह नहीं करता कि किस पॉइंट पे आप ऑर्डर करते हैं या किस पॉइंट पे आप कहेंगे कि हाँ दिस इज अ पार्टी डायरेक्शन। हाँ, अगर यहाँ इस केस में कोई पार्टी मीटिंग हुई होती, पार्टी डिसाइड करती, और अल्टीमेट जो डिसीजन है ऑफ रेफरिंग इट टू स्पीकर वो हेड ऑफ द पार्टी करता है। तो इसमें मैं समझता हूँ दिस इट विल बी नॉन इशू। असल इशू ये है कि क्या जवाब बनता है इन लोगों को वोट कास्ट ना करने का। मेरी जाती दानिश में जो परसेप्शन है पब्लिक एंड ऑफ पीपल एंड ऑफ लेमन, वो यही है कि इनका वोट कास्ट करना बनता है, और इनको न गिनना जो है ये इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता। अच्छा राजा साहब, ये बता दीजिएगा कि अदालत फैसला देती है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम मोअज़्ज़ज़ अदालत का हवाला दिया है कि कहा कि उस अदालत के फैसले के मुताबिक मैं ये कह रहा हूँ। अदालत आज कह चुकी है कि हमने ऐसे फैसले में ऐसी कोई लिखी नहीं। तो क्या एक तो है आपने कहा उनकी वोट की गिनती हो जाएगी, तो दूसरा क्या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी गलत करने पे? नहीं, मैं समझता हूँ, स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ एज मेंबर ऑफ बार, मेरा ख्याल है स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर को गिराना किसी लिहाज से भी सही नहीं लगता। इसलिए रोज हम अपीलें करते हैं सेशन जज की, तो क्या सेशन जज को अदालत बुला लेती है हाई कोर्ट वाले? तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि वो आर्टिकल 6 की बात है जो वो उस वक्त के डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के ऊपर करना चाह रहे थे, वो भी नहीं हो सकती। फैसला गलत है, ये दुरुस्त है। रंजन साहब, मैं ये बात पूछ रहा हूं कि जब डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी थे और स्पीकर असद कैसर थे, उस वक्त की जो रूलिंग है उस पर भी आर्टिकल 6 फिर नहीं लग सकता ना?
नहीं, ये तो पता नहीं किसकी जुबान बात चढ़ गई कि आर्टिकल 6 लगा दे, आर्टिकल लगा दे। ये जैसे हम वफाकी किसी हुकूमत को तो उतार कर हमारी कहते हैं, वफाकी हुकूमत उसी कमेटी तो तरीके से स्कीम हम दे रही आर्टिकल थी 6 जो है वो जुबान पे चढ़ के आर्टिकल 6 लगता है ऑन एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सही, ऑन अंडरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वैसे तो इनहराफ तो हम रोज करते हैं। आपने लिखा आइन में कि उर्दू जबान इतने अरसे में राज की जाएगी, अभी तक तो नहीं हुई, तो आप क्या कहेंगे कि हाँ जी दफा 6 लगा दूं? ठीक। अच्छा राजा साहब ये 10 वोट गिनती में आ गए, अगर एक पर फैसला यही आता है तो क्या उसमें यही कहा जाए, फैसले में यही होगा कि जिसके वोट ज्यादा है वो वजीर आला, या दोबारा इलेक्शन के लिए कहा जाएगा? ये तो मैंने क्लेम कर सकता, लेकिन जो अनाउंसमेंट यही होगी कि फला आदमी जो है इसके वोट जायद हैं फॉर द इलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर, और उसी की वोट होगी। अच्छा रंजा साहब, एक आखिरी सवाल, फर्ज कर लें कि पार्लिमानी पार्टी ने एक हिदायत जारी की हो, पार्टी के अराकीन 10 हों, 10 में से 6 अराकीन उस पार्टी गाइडलाइन से इनहराफ करते हुए दूसरी तरफ चले जाएं, तो अक्सरियत का फैसला माना जाएगा या पार्टी गाइडलाइन का? वो जो अक्सरियत है वही तो पार्टी गाइडलाइन देगी ना। अगर अक्सरियत ये कहती है तो फिर आप जो बंदे 2-4 हट जाते हैं फिर आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर अक्सरियत ही ये कर लेती है तो फिर तो आप उनको नहीं कह सकते कि ये दे आर गिल्टी ऑफ वॉलेटिंग आर्टिकल 63A। सही, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के अगर 10 अराकीन है और 10 के 10 अराकीन ने एक तरफ झुकाव दिखाया है तो फैसला तो तभी हो जाता है कि ये 10 अराकीन एक बात पे मुत्तफिक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद रांझा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी सियासी मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, हम सियासी और माशी मंजरनामे और कानूनी नुक्ता नज़र पर बात कर चुके हैं और तफसीलन इस पर बात कर चुके हैं। अब बात ये करनी है कि कोई अगर मायल हुआ है किसी के कहने पे, किन शराइत की बुनियाद पे मायल हुआ है। अगर दबाव चौधरी शुजात हुसैन साहब पे था तो वो किसका दबाव था कि जिसके पेश नज़र उन्होंने वो लेटर जारी किया और ये कहा कि मेरे अराकीन जो है वो परवेज़ इलाही साहब को वोट नहीं देंगे, जो उनके खुद के सूबाई सदर भी हैं, तो वो उन पार्टी जो रुकन है उसको वोट नहीं देंगे, पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे और पार्टी उम्मीदवार भी जो है वो अपने मुखालिफ को वोट देगा। इसके पीछे चीज़ें क्या हैं, पर्दा कैसे उठेगा? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या वजह है, चौधरी शुजात साहब को क्या उम्मीद दिलाई गई, उनके साथ क्या बातचीत हुई जरदारी साहब की कि उन्होंने ये फैसला कर लिया कि चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ चले जाए? साहब का मैंने अभी बयान पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा मेरे कल भी वजीर आला के उम्मीदवार, आज भी और आइंदा भी वजीर आला के उम्मीदवार जो हैं वो चौधरी परवेज इलाही होंगे। और चूंकि चौधरी परवेज इलाही एक ऐसी जमात के साथ मिलकर इलेक्शन ला रहे थे जो अदारों के खिलाफ बात कर रही थी, जो अदारों पे खिलाफ गुफ्तगू करते, और मेरा अदारों से 30 साल से तल्लक है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जिस जमात की हमायत में उन्होंने कहा है, लेटर में लिखा है कि फलां जमात के फलां उम्मीदवार को वोट दें, उन्होंने तो अदारों के खिलाफ नफरत की इंतहा कर दी थी। उन्होंने तो कई जलसों में नाम लिए थे, उन्होंने तो इदारों पे जो तनकीद या इदारों के खिलाफ जो कुछ कर सकते थे या इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया से लेकर उनके कई ट्रैक जो करते थे, मुझे समझ नहीं आई कि चौधरी साहब को वो क्यों नहीं याद आया, चौधरी साहब को सिर्फ यही क्यों याद आया। एक तो मुझे इस बयान पे बड़ी हैरानगी हो रही है कि क्या चौधरी साहब का बयान जारी करने वाले या चौधरी साहब का बयान चौधरी साहब को बताए बगैर देने वाले जो है उनको नहीं पता कि जिस उम्मीदवार की वो हमायत का ऐलान कर रहे हैं उन्होंने इदारों पे कितनी दफा तनकीद की है, उनका इदारों के मतलब क्या ख्याल है, उनके कायद जो सबसे बड़े अहम है नवाज शरीफ, वो इदारों के मतलब क्या कहते थे, नंबर 2 जो मरियम साहब है वो क्या कहती हैं। तो ये तो चौधरी शुजात साहब को देखना चाहिए था। बाकी आपको मैं एक बात बता दूं सर, चौधरी शुजात हुसैन साहब और जो पहले जरदारी साहब हैं, इनके दरमियान जो पहली मुलाकात हुई, उस पहली मुलाकात में बिल्कुल चौधरी शुजात हुसैन साहब ने वाज़े तौर पे इनकार कर दिया था। उसके बाद जो दूसरी मुलाकात होती है, उस मुलाकात में जरदारी साहब एक और शख्सियत को साथ लेकर आते हैं। उस मुलाकात में वो शख्सियत मौजूद होती है। फिर जरदारी साहब 3 मुख्तलिफ लोगों से उनकी बात करवाते हैं। फिर उसमें जो सालिक साहब हैं और तारक बशीर चीमा साहब हैं, उनका बड़ा अहम रोल होता है।
और इसी दौरान में ये सारी फिर बात तय हो जाती है कि जनाब आप ये करेंगे। लेकिन चौधरी शहजाद साहब उस वक्त भी कुछ टाइम लेते हैं कि मुझे कुछ फैसला करने के लिए टाइम दे। ये आपको मैं मसद का इतला दे रहा हूँ। उसके बाद चौधरी शहजाद साहब जो है सुबह तक वो लेटर जारी नहीं होता। वो लेटर जो जारी होता है वो लेटर जारी होता है दोपहर 2 बजे के बाद, और दोपहर 2 बजे के बाद वो लेटर जारी होता है। फिर जिस वक्त असेंबली पहुंचता है फिर वहां पर ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं डिप्टी स्पीकर के, उनकी बात हुई है, कोई ऐसी बात नहीं होती। तो शाह साहब इस पोजीशन में नहीं है कि वो बात करते। फिर वहां पर जाकर उस लेटर के हवाले से कुछ कानूनी नुकात सामने रखे जाते हैं, फिर ये सारी सिलसिले चलते हैं। अगर लेटर रात को ही जारी हो गया होता, सारे मामला रात को फाइनल हो गए होते पहली मुलाकात में ही, या दूसरी मुलाकात में लेटर ले आते, तो फिर ये फौरी तौर पर आकर। अच्छा राना साहब एक बात बताएं, वो ये कहते हैं कि मेरे वजीर आला के उम्मीदवार परवेज इलाही हैं लेकिन पीटीआई के तरफ से नहीं। क्या उनकी जरदारी साहब से बात हुई कि आपकी तरफ से वो वजीर आला बनेंगे? किस मंतिक के तहत, किस यकीन दहानी के तहत? मैं ये जानना चाहता हूं कि रिश्ता कितना मजबूत है उनका जरदारी साहब के साथ, बॉन्डिंग कितनी मजबूत है कि वो जिस चक्कर में भी जाए वो इनकार नहीं कर पाते उन्हें। मैं उसमें आपको बता दूंगा, आपने चौधरी शहजाद हुसैन साहब की एक किताब पढ़ी है? जी मैंने पढ़ी है। उसमें उन्होंने एक जगह लिखा, हाँ जी, कि मुझ पे अगर वो केस कर देते तो मैं फिर वो वजीर आजम ना बनता ही, अब वजीर खारजा। नहीं, उसमें उन्होंने लिखा है कि जब वजारत देने लगे, वजीर आजम बनाने लगे, तो आसफ अली जरदारी साहब जो है वो बैठे थे ऐवान सदर में। तो पीपल्स पार्टी ने मेरे खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया कि इसे क्यों बनाने लगे हैं। तो जरदारी साहब ने फिर कहा कि जब ये वजीर दाखिला थे तो उस वक्त मेरे पे जो हीरोइन केस था, अगर ये ना मेरी सपोर्ट करते, ये इस केस को खत्म ना करवाते, तो आज मैं सदर ना होता। तो इसलिए ये हमारे सबसे बड़े मौसन है। यानी ये अपनी वो किताब में लिख रहे हैं, और किताब में लिखने के बाद आप देखें कि बहुत सी जगह पर आप गौर करें ना, मरियम उसपे मोहतरमा का कातल के हवाले से ने कहा गया, बहुत से इल्जाम लगे, लेकिन इनका एक रिश्ता बड़ा पक्का था। और जरदारी साहब का और इनका वो एक तल्लक जो है वो जा रहा है। और साथ एक मैंने कहा जो तीसरा आदमी था, अभी इजाजत नहीं है हमें प्रोग्राम में उनका नाम लेने की, वो तीसरा आदमी कौन था वो बहुत से लोगों को पता है, बहुत सी चीजें सामने आई। तो वो तीसरा शख्स ने भी इसमें बड़ा रोल अदा किया। फिर अगले दिन जिस वक्त ये लेकर वहां गए, ये सारा कुछ हुआ, उसके बाद फिर खानदान के अंदर बहुत सी बातें हुई। हमें इस पे अप्रिशिएट करना चाहिए सबसे बड़ा चौधरी परवेज इलाही को, कि तमाम तर चीजों के बावजूद चौधरी परवेज इलाही साहब के मुंह से एक दफा भी कोई ऐसा लफ्ज नहीं निकला कि जिससे वो ये कह सके कि चौधरी शहजाद हुसैन की इज्जत में फर्क पड़ा हो, या चौधरी शहजाद हुसैन के खिलाफ कोई लफ्ज इस्तेमाल बिल्कुल नहीं इस्तेमाल किया। और वो बहुत से लोग सवाल करते रहे, वो कह रहे यार आप कानूनी नुक्ते में मेरे से बात करें, आप तो कानून क्या कहता है उस पर। अच्छा चले राना साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है, आखिरी 2 मिनट बाकी हैं। क्या बात करेंगे आप जो नए सेटअप के हवाले से बातचीत हो रही है, अक्टूबर में इंतखाबात की जो गूंज सुनाई दे रही है, इसमें कितनी हकीकत है? क्या स्टेक होल्डर्स बैठ जाएंगे? कहीं से कोई मुदाखलत हो रही है? नहीं जी, मेरे पास जो इतला है वो कहीं से कोई मुदाखलत नहीं हो रही। इसलिए कि अगर किसी जगह से कोई मुदाखलत हो रही है तो फिर उस मुदाखलत को मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद में से कोई भी शख्स मानने के लिए तैयार नहीं। ये मैं आपको मुसद का इतला दे रहा हूँ, मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने खुद कहा कि हमें अभी तक पता नहीं, और अगर हमें पता भी हो, अगर हमें बुलाया जाएगा तो हम इसके लिए तैयार नहीं है। जब तक हम कुछ डिलीवर ना कर ले, जब तक हम अवाम में जाने के लिए कोई ऐसी चीज ना दे दे कि जिससे हमें अवाम में पेदाराई मिले या अवाम में हम अपना वोट बैंक बेहतर बना सकें। उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये कहा है। देखें, इस पे अगर ये हकायक हैं, अगर ये इस पे कोई हकीकत है, तो ये मुझे सिर्फ इसकी टाइमिंग बड़ी गलत है। अगर इसमें हकीकत होती तो ये टाइमिंग नहीं होती। ये वो टाइमिंग है जिस वक्त अदालती फैसला चल रहा था। फिर ये अभी तक इसकी तस्दीक या तरदीद दोनों चीजें जो है वो जिनकी दौलत इन्होंने इशारा किया है उस तरफ से नहीं हुई। या उस तरफ से तरदीद हो जाती या तस्दीक हो जाती तो फिर भी कहा जा सकता था। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अभी तक तो आज के दिन तक ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है होता अक्टूबर में तो या सर अगले 8 से 10 दिन में फिर हुकूमत खत्म होती है। अगले 8 से 10 दिन में आपको पूरी सेटअप लाना पड़ता है। वो 3 माह के लिए होता है, जुलाई या अगस्त सितंबर अक्टूबर, फिर यही है ना 3 माह। तो उसमें कौन आएगा उसके लिए एक पूरा सर्विस होती है, सारे लोग बैठते हैं, निगरान सेटअप कौन होगा, निगरान सेटअप में कौन नहीं होगा। यानी आपको इसमें कोई हकीकत दिखाई नहीं देती, ये आपको सियासी जंग यूं ही चलती दिखाई दे रही है। सियासी जंग चलेगी तो फिर माशी बहरान भी पैदा होता रहेगा। नाज़रीन, वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने